रशिया और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 580 दिन होने को हो रहे हैं। यूक्रेन की हालत अभी कोई नर्क से कम नहीं है। शहर तबाह हो चुके हैं, लोग बंकर में जीने को मजबूर हैं और हर जगह गोली और धमाके की आवाज है। सिविलियंस को अपने जान बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और ये सब उनके लिए एक डरावनी हकीकत बन चुके हैं। 2024 में रशिया यूक्रेन युद्ध ने यूक्रेन को एक भयानक और तबाह कर देने वाले सिचुएशन में डाल दिया है। शहर में रोज एक्सप्लोजन और फाइटिंग चल रहा है, जिससे लोग अपने जान बचाने के लिए शेल्टर में छुपने पर मजबूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और डेली लाइफ एक नाइटमेयर बन चुकी है। इस युद्ध ने देश को एक डीप ह्यूमैनिटेरियन और फाइलोजिकल क्राइसिस में डाल दिया है। इंटरनेशनल सपोर्ट के बावजूद ये लड़ाई यूक्रेन की जिंदगी को रोज नए चैलेंज और खौफ से भर रही है। पुतिन ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि रूस को बहुत बड़ी और भयानक परमाणु जंग करनी पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये यूज कैसे बदल रही है और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। लेकिन ये लड़ाई शुरू कैसे हुआ और किस कारण से हुआ, जो अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। Russia has begun a counter-offensive operation aimed at taking back territory from Ukrainian troops. और वहीं कीव में रूसी हमले से जुड़ी बड़ी खबर। कीव में एनर्जी ठिकानों पर भी हमले के बाद 2 पावर स्टेशन में आग। इससे चल रही जंग के बीच रूस और ईरान की गहरी होती दोस्ती ने अमेरिका के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। Led by President Putin, Russian leaders are issuing the most drastic threats to the West if it lifts its restrictions on Ukraine's use of long-range weapons. रशिया और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत साल 2014 से शुरू हुई, जब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। यूक्रेन ने इस सेक्शन को इलीगल मान लिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसका निंदा की। इसके बाद ईस्टर्न यूक्रेन में प्रो रशिया ग्रुप ने प्रोटेस्ट शुरू की और रशिया ने इन्हें सपोर्ट करे भी क्यों ना, क्योंकि प्रो रशिया ही तो रशिया का है, जिससे लोकल फाइट और वायलेंस बढ़ गया। 24 फरवरी साल 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर बड़े लेवल का अटैक किया, जो पहले से चालू फाइट को एक मेजर वार में बदल दिया। रशिया अपनी ग्लोबल पावर को एक्सपांड करना चाहता है और यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस के अंडर लाना चाहता है। रशिया को लगता है कि यूक्रेन नाटो के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करा जा रहा है, जो उनके लिए एक थ्रेट है। पुराने शिकायत और स्ट्रेटेजी इम्पोर्टेंस भी इस युद्ध का कारण है। रशिया का इंटरनल पॉलिटिक्स और राष्ट्रवादी और बयानबाजी इस कॉन्फ्लिक्ट को जस्टिफाई करते हैं। ये युद्ध अभी भी चालू है, क्योंकि ऑनगोइंग फाइट और डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम इससे खत्म होने नहीं दे रहा है। पिस्टल और केस फायर के बावजूद दोनों साइड अपने कंडीशन को लेकर एक जीत ठान रखी है। इंटरनेशनल इंटरवेंशन और प्लानिटीज भी कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच ट्रस्ट डिफिसिट और म्यूचुअल डाउट के कारण ये युद्ध अभी भी चल रही है और जल्दी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। रशिया को यूक्रेन से चाहिए क्या है, जो यूक्रेन को इस लेवल पर रखकर रख दिया है। ज्यादातर रशिया को 4 चीज चाहिए, जो अभी आपको बताऊंगा। देखो, पहला है टेरिटोरियल कंट्रोल। रशिया चाहता है कि यूक्रेन के कुछ स्पेसिफिक रीजन जैसे कि क्रीमिया और ईस्टर्न यूक्रेन पर उसका कंट्रोल हो। क्रीमिया को रशिया ने 2014 में अपने कंट्रोल में ले लिया था और ईस्टर्न यूक्रेन को सर्टेन एरिया को भी अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है। दूसरा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। रशिया चाहता है कि यूक्रेन अपनी फॉरेन पॉलिसी को रशिया के फेवर में बदल दे और नाटो और यूरोपियन यूनियन के साथ अपने टाइट को काम करे। रशिया को लगता है कि यूक्रेन का नाटो के साथ बॉन्ड होना उसके लिए एक थ्रेट है। रशिया एक ऐसे एरिया को चाहता है जो उनके बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे और वेस्टर्न यूरोपियन से डायरेक्ट थ्रेट से बचे। इसके लिए रशिया यूक्रेन के कुछ एरिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। और लास्ट, स्ट्रैटेजी लोकेशन। यूक्रेन की स्ट्रेटेजी लोकेशन
रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया ने इन लोकेशन पर अपना कंट्रोल बना के रखना चाहता है। ये सब चीज रशिया की यूक्रेन पर अटैक और युद्ध को जारी रखने में मेन रीजन है। ये वार रोजाना और भी डरावनी होते जा रहा है। रोज हर दिन फाइटिंग और बम ब्लास्ट की वजह से यूक्रेन के शहर और गाँव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बिल्डिंग, रोड और बेसिक सर्विस जैसे हॉस्पिटल और स्कूल सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इस डिस्ट्रक्शन से लोगों को अपने घर छोड़ने और सेफर एरिया में छुपने पर मजबूर होने पड़ रहा है। जितनी ज्यादा वायलेंस और अटैक होती है, लोगों को उतनी ही ज्यादा डर और स्टील फेस करने पड़ रहा है। ये डेली फाइट उनकी लाइफ को एक नाइटमेयर बना देती है। उन्हें बेसिक नीड जैसे फूड और मेडिकल हेल्प मिलने में भी मुश्किल होती है। इसके अलावा वार के चलते कम्युनिकेशन सिस्टम भी डैमेज हो चुके हैं, जिससे लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं। हर दिन की अनसर्टेन और इंस्टेबिलिटी लोगों को एक कंस्टेंट फियर में रखते हैं और इससे उनका मेंटल हेल्थ और जिंदगी और भी चैलेंजिंग हो जाती है। पर यूक्रेन इस टाइम कर क्या रहा है और उसे करना क्या चाहिए? यूक्रेन इस वक्त अपना शहर और बॉर्डर को बचाने के लिए रोजाना मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ रहा है। वो अपने सोल्जर को ट्रेनिंग और इक्विपमेंट दे रहा है और साथ में रशिया के अटैक के जवाब भी दे रहे हैं। यूक्रेन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन से फूड, मेडिकल केयर और शेल्टर के लिए मदद ले रहे हैं। गवर्नमेंट और एनजीओ लोगों को जरूरी सपोर्ट दे रहा है। यूक्रेन ग्लोबल लीडर ऑर्गेनाइजेशन से रशिया की एक्शन को रोकने के लिए प्रेशर बनाने के लिए कोशिश करा जा रहा है। यूक्रेन को अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को स्ट्रांग बनाने रखना चाहिए और इंटरनेशनल मिलिट्री सपोर्ट और अच्छा से यूज करना चाहिए। वार के बाद यूक्रेन अपने डिस्ट्रॉय स्कूल, हॉस्पिटल और रोड को रिपेयर करने के प्लान बना रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड को इफेक्टिवली मैनेज करना और रिफ्यूज को प्रोवाइड यूक्रेन की ग्लोबल लीडर ऑर्गेनाइजेशन से रेगुलर इंगेजमेंट और प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। पीस नेगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन पर भी फोकस करना चाहिए। वार के बाद डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर और रिबिल्डिंग और इकोनॉमिक रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट का इस्तेमाल करके कंट्री को रिमेक करने की जरूरी है। इस वार के कारण ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध का ग्लोबल लेवल पर अभी भी बड़ी इम्पैक्ट है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का कारण दुनिया भर में फ्यूल और फूड का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, जो बिजनेस और कंज्यूमर को इफेक्ट कर रहा है। एनर्जी सप्लाई उसे भी कंटिन्यू हो रहा है। रशिया और यूक्रेन को युद्ध के चलते यूरोप को एनर्जी सप्लाई में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन और नई एनर्जी सोर्स की तलाश से यूरोप को एनर्जी क्राइसिस की सामना करना पड़ रहा है। फूड सिक्योरिटी कंसर्न भी बढ़ गए हैं। यूक्रेन के गेन एक्सपोर्ट अभी भी लिमिटेड है, जिससे ग्लोबल फूड और सप्लाई पर बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ रही है। ये फूड शॉर्टेज और हायर प्राइस डेवलपिंग कंट्री को ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी अभी तक चल रहा है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते नाटो और अदर इंटरनेशनल अलायंस अभी भी इन्वॉल्व है और ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न डिप्लोमेसी को भी अफेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कंटिन्यू हो रहा है। वार के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और मिलिट्री एक्टिविटी के कारण पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, जो ग्लोबल क्लाइमेट कोल्ड और इन्वायरमेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। ये दोनों कंट्री कौन कौन सा वेपन इस्तेमाल कर रहा है इस युद्ध में? पहले बात रशिया करेंगे। रशिया अपने तरफ से 4 वेपन को ज्यादातर इस्तेमाल कर रहा है इस युद्ध में। पहला है मिसाइल्स और रॉकेट। रशिया लॉन्ग रेंज और मिसाइल्स की यूज कर रहा है, जो यूक्रेन की शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। ये अटैक ज्यादा डिस्ट्रक्शन और फियर को क्रिएट करता है। दूसरा टैंक और आर्मोर्ड व्हीकल। रशिया टैंक्स और आर्मोर्ड व्हीकल का यूज कर रहा है, जो ग्राउंड बैटल को इंटेंसिव और डिस्ट्रक्टिव बना देती है। तीसरा एली ट्रॉली। रशिया लार्ज कैलिबर गन का यूज कर रहा है इस युद्ध में, जो लॉन्ग रेंज अटैक के लिए इफेक्टिव है। और लास्ट में रशिया ने ड्रोन का यूज कर रहा है। रशिया ड्रोन का यूज रिकॉनाइसेंस और टारगेटेड अटैक के लिए यूज कर रहा है। ये ड्रोन एक्यूरेट टारगेटिंग प्रोवाइड करता है। और वही यूक्रेन भी 4 वेपन का ही ज्यादा यूज कर रहा है। एंटी टैंक वेपन। यूक्रेन एंटी टैंक मिसाइल्स और रॉकेट का यूज कर रहा है, जो रशियन टैंक के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरा एयर डिफेंसिव सिस्टम। यूक्रेन एयर डिफेंसिव सिस्टम का यूज कर रहा है, जो रशिया मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को इंटरकेप्ट करते हैं और एयर अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। और वही थर्ड और फोर्थ एरिटेलियर और ड्रोन रशिया के जैसे ही यूज कर रहा है। देखो, लास्ट में यही कहना बनता है ये दोनों कंट्री को, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। रशिया के हेवी वेपन और अटैक से ज्यादा कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए पीस टॉक और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन एक बाकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही।